हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो स्रोत का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज़ का कोई स्रोत है, इसका मतलब है कि वो चीज़ कहाँ से मिलती है। तो यहाँ मतलब हुआ कि प्राचीन भारतीय इतिहास कहाँ कहाँ से उठाया गया है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो हमने इसे 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। तो पहला क्या है, धार्मिक साहित्य। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे 3 धर्मों के साहित्य के बारे में, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन। ठीक है, हिंदू धर्म में आते हैं वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में यहाँ रचनाएं दी गई हैं सीधी हमारी किताब में। और विदेशी यात्रियों के वृतांत, इसमें 5 तरह के यात्रियों के वृतांत है। पहले यूनानी, ठीक है, यूनानी यात्री, दूसरे हैं चीनी, तीसरे हैं तिब्बती, रोमन और मुस्लिम। ये हो गए 5। और चौथा आता है हमारा, चौथा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। इसमें आते हैं अभिलेख, सिक्के, भवन और स्मारक। ये प्राचीन भवन और स्मारक, ठीक है, उनके अवशेष, उनसे ये इतिहास लिया गया है। तब हम देखते हैं बुक की ओर। इसमें भी इसी तरीके से दिया गया है। अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत 4 हिस्से हैं। धार्मिक साहित्य हैं, लौकिक साहित्य हैं, विदेशियों के वृतांत और पुरातत्व संबंधी स्रोत। ओके, ये हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब देखते हैं धार्मिक साहित्य। मैंने बताया 3 धर्म के हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब देखिए हिंदू साहित्य, इसे बांटा गया है 2 भागों में रचना के समय के आधार पर, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब देखते हैं प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य। इसमें आते हैं हमारे 4 वेद, ओके, और ब्राह्मण ग्रंथ, अरणायक और उपनिषद। तो ये 4 टॉपिक हमारे आते हैं इसमें। किसमें आते हैं ये, प्रारंभिक वैदिक काल ये साहित्य में। तब देखिए वेद कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो प्रारंभिक वैदिक काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 4 वेद हैं हमारे। वेद शब्द है ना, वो संस्कृत की विद धातु से निकला है। इसका अर्थ होता है जानना यानी ज्ञान। अब देखिए वेदों को आर्यों के ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, हम जानते हैं। इसकी रचना हुई 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक और यह सबसे प्राचीन है। इसमें 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। और इसमें आता है कि ऋग्वेद में विख्यात गायत्री मंत्र है। ओके, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद में हमें बस इतना ही पढ़ना है। ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं इसमें। अब देखते हैं सामवेद। साम शब्द का मतलब होता है मधुर गीत। इसमें 75 नए मंत्र हैं और बाकी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इस वेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत कला का स्रोत। यजुर्वेद, यज्ञ के इसमें पढ़े जाने वाले मंत्र इसमें होते हैं। और यह वेद 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। इसने बांटा इन्हें वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उन्होंने यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांट दिया, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। अब आता अथर्ववेद। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 मंडल हैं, जादू टोनों के मंत्रों का इसमें संग्रह है। ठीक है, भूत चुड़ैल आदि के विषय में इनको कैसे वश में किया जाता है यह अथर्ववेद में बताया गया है। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। जो वेदों की भाषा थी वो बहुत जटिल थी, ठीक है, संस्कृत भाषा थी और बहुत हाई लेवल की भाषा थी। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ब्राह्मण ने ग्रंथ लिखे। ये बिल्कुल साधारण भाषा में लिखे गए ताकि सामान्य जन इनका अर्थ समझ सके। अरणायक, अरण्य संस्कृत का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है वन। तो ये वन में रहने वाले साधुओं के लिए लिखे गए थे।
अब आते हैं उपनिषद। इन्हें भारतीय दर्शन का मूल स्रोत कहा जाता है। इनकी संख्या 108 और इनकी रचना हुई 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में। और इनमें प्रमुख नाम है 108 में से छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद, इस उपनिषद और ऐतरेय, तैत्तिरीय आदि। और ये उपनिषद है वैदिक साहित्य का आखिरी रूप है, इसलिए इन्हें वेद प्लस अंत वेदांत भी कहा जाता है। ओके, तो प्रारंभिक वैदिक काल का साहित्य होता है। समाप्त देखते हैं उत्तर वैदिक काल का साहित्य। इनकी रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की गई। तो इसमें आते हैं वेदांग, सूत्र, उपवेद, पुराण, ओके, दर्शन, महाकाव्य। वेदांग ये वेदों का ही हिस्सा है। इनकी संख्या कितनी है? 6। तो कौन कौन से? शिक्षा, छंद, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। वेद प्लस अंग वेदांग, यानी ये वेदों का ही अंग हैं। और सूत्र, ठीक है, सूत्र क्या होते हैं? कम से कम शब्द में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयत्न। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, सूत्र होते थे, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मान लीजिए एक ही टाइप का है तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया, ठीक है, कई क्वेश्चन के लिए, ताकि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाए। तो इसका मतलब होता है सूत्र। इसका उद्देश्य क्या था? लोग वैदिक साहित्य को आसानी से याद कर सकें। इसे 3 बाटों में विभाजित किया गया: स्त्रोत, सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। यानी सूत्र को 3 भागों में बांटा गया। स्त्रोत में इसमें था यज्ञ, बलि और धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन इसमें किया गया। गृह सूत्र में जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी पारिवारिक अनुष्ठानों के विधि विधान का वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र आर्यों के समय प्रचलित सामाजिक नियम और प्रथाएं, ठीक है, आर्य काल के समय प्रचलित सामाजिक नियम और प्रथाओं का वर्णन धर्म सूत्र में है। अब देखते हैं उपवेद यानी सहायक वेद। इनकी संख्या थी 4। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद का हमने सुना है, औषधियों का वर्णन इसमें है। धनुर यानी धनुष, इससे पता चलता है कि युद्ध कला का वर्णन इसमें किया गया है। गंधर्ववेद, इसमें संगीत से संबंधित विषय पर प्रकाश डाला गया है। शिल्पवेद, कला और भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। आगे आते हैं धर्मशास्त्र। हमने गंधर्ववेद, शिल्पवेद में कला और भवन निर्माण कला से संबंधित जानकारी दी गई है। धर्मशास्त्र में दीवानी और फौजदारी कानून से संबंधित ग्रंथ है। मनु, विष्णु, नारद, याज्ञवल्क्य, ये धर्मशास्त्र फेमस हैं, ठीक है। धर्मशास्त्र में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शास्त्र है। इसमें बताया गया है, जैसे हमने 12th की हिस्ट्री में पढ़ा था, 4 वर्ण 4 आश्रम, तो इसमें 4 आश्रम का और उससे संबंधित कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और धर्मशास्त्र प्राचीन काल भारत में प्रचलित विवाह, तलाक, संपत्ति साझेदारी, उत्तराधिकार, इन संबंधी कानूनों का वर्णन इसमें किया गया है। ये जानने के लिए ये हमारा प्रमुख स्रोत है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। अब आते हैं पुराण। इनकी संख्या थी 18 और भाषा संस्कृत, ठीक है। इनकी रचना की गई 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, ठीक। इनके बीच में पुराणों की रचना की गई। प्रत्येक पुराण के 5-5 हिस्से हैं और पुराणों का 5वां भाग सबसे महत्वपूर्ण है। तो इनके प्रमुख पुराणों के नाम दिए गए हैं। वायु, विष्णु, मत्स्य, भगवत पुराण विख्यात हैं। और इनसे हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, सातवाहन, शुंग और गुप्त, इन वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। और शक एवं हूण जातियों का भी ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। उन्होंने हम पर आक्रमण किया था। अब आते हैं षड दर्शन, 6 शास्त्र, ठीक है। इनके नाम होते हैं कपिल का सांख्य शास्त्र पहला, दूसरा पतंजलि का योग शास्त्र, तीसरा गौतम का न्याय शास्त्र, चौथा कणाद का वैशेषिक शास्त्र, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और व्यास का उत्तर मीमांसा। ये 6 हैं। इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अब आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य जैसे जानते हैं 2 विख्यात महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत।
रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। 24,000 श्लोक हैं इसमें और रामायण की कहानी आप जानते ही हैं। महाभारत भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने, जिसने यजुर्वेद को 2 हिस्सों में बांटा था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और महाभारत का मुख्य विषय भी आप जानते हैं, पांडवों और कौरवों के बीच किया युद्ध। वैदिक साहित्य का महत्व क्या है अब, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति को समझने के लिए और आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी के लिए एक हमारा महत्वपूर्ण स्रोत है वैदिक साहित्य। और ये विदेशी लेखकों और विद्वानों के लिए भी आकर्षण का कारण बने हैं। अब आता है हिंदू साहित्य पढ़ लिया, अब आता है बौद्ध साहित्य। इसमें आते हैं त्रिपिटक, जातक, मिलिंद, पन्हो आदि तरह के ग्रंथ। त्रिपिटक, त्रि का अर्थ होता है 3 पिटक, पिटक का अर्थ होता है टोकरी जिसमें ग्रंथों को संभाल कर रखा जाता था। तो 3 तरह के पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या था? महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन था। और विनय पिटक में क्या था? बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित जो भी नियम थे उनका वर्णन विनय पिटक में था, कि उन्हें किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है, जीवन यापन करना है, तो इसका वर्णन विनय पिटक में था। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी दी गई है। त्रिपिटकों के अध्ययन से हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। जातक कथाएं, इनकी भाषा थी पाली और बौद्ध धर्म से संबंधित ये थे। इनकी संख्या थी 549। ओके, इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन इसमें किया गया है जातक कथाओं में। मिलिंद पन्हो, इसमें एक यूनान के राजा मिनांडर और बौद्ध धर्म के भिक्षु नागसेन के बीच धार्मिक बातचीत का वर्णन दिया गया है। मिलिंद पन्हो में यह लिखा गया था 100 ईसा पूर्व में। अब देखते हैं आगे। कथावथु, इसकी रचना कब की गई? 251 ईसा पूर्व में, जब बौद्धों की तीसरी महासभा हुई, ठीक है। 4 महासभा हुई थी बौद्ध धर्म की। तो इसमें सभापति मोगलीपुत्र तीस के द्वारा कथावथु नामक ग्रंथ लिखा गया था। तो 251 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक का शासनकाल था, उसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, मायुभास, ये 3 ग्रंथ हैं। बुद्ध चरित और सौंदरानंद, इन 2 की रचना किसने की? अशोक घोष ने। और महाविभास की वसुमित्र ने। ओके, ये तीनों ग्रंथ कनिष्क के समय में लिखे गए थे। कनिष्क था कुषाण वंश का शासक, प्रमुख शासक, जिसे दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो उसके समय में ये तीनों ग्रंथ लिखे गए थे। बुद्ध चरित और सौंदरानंद की रचना अशोक घोष ने और महाविभास की वसुमित्र ने। ललित विस्तार, यह भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो यह महायान संप्रदाय से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है। और ललित विस्तार की रचना की गई थी नेपाल में। इसमें भी महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। और दीपवंश और महावंश, इनकी रचना श्रीलंका में की गई थी। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से महावंश ज़्यादा प्रामाणिक है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा सबूत मिलते हैं। इसमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है और भारत के श्रीलंका के साथ संबंध के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैन साहित्य, जैन साहित्य भी प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक धुंधले पक्षों पर प्रकाश डालता है। इसके 12 अंग सबसे विशाल हैं। ओके, और इसमें क्या क्या है? 12 उप अंग, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मल सूत्र और भद्रबाहु का कल्प सूत्र, हेमचंद्र सूरी का त्रिष्टिस्काला पुरुष सूत्र, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जैन साहित्य के। धार्मिक साहित्य हमने पूरा पढ़ लिया। अब देखते हैं लौकिक साहित्य।
ये था धर्मनिरपेक्ष, यानी ये किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं था। अब आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य में, तो इसमें प्रमुख ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी और महाभाष्य। पहला इन्होंने दिया है। अष्टाध्यायी का लेखक था पाणिनि, ओके, और महाभाष्य का था पतंजलि। ये दोनों ग्रंथ व्याकरण के ग्रंथ हैं। इनसे हमें आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दशा के विषय में पता चलता है। ठीक है, उस समय की आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा के विषय में पता चलता है। अर्थशास्त्र, इसका लेखक था कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और प्रधानमंत्री था। उसने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। तो जो अर्थशास्त्र है वो 15 भागों में विभाजित है। इससे हमें मौर्य काल के शासन प्रबंध और लोगों की आर्थिक दशा के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी मिलती है। अब देखिए आगे है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इन दोनों नाटकों की रचना किसने की? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंदवंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और देवी चंद्रगुप्त नाटक में गुप्त वंश के शासक का वर्णन किया गया है। शकुंतला, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्र, ये तीनों नाटक गुप्त काल के महान नाटककार और कवि कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, कालिदास की ये सारी रचनाएं हैं। अब आता है मृच्छकटिकम। इसकी रचना शूद्रक ने की। यह गुप्त काल के समय की सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है। कमांडक नीति शास्त्र, इसकी रचना की कमांडक ने। और इसे क्या कहा जाता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संक्षिप्त वृतांत। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इन तीनों नाटकों की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में। ओके। राजतरंगिणी अगला ग्रंथ है। इसकी रचना की थी कल्हण ने। वो कश्मीर के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है ग्रंथ। अब देखिए आगे हैं जीवन चरितात्मक रचनाएं। इसमें किसी के जीवन पर आधारित रचनाएं होती हैं। जैसे बाण भट्ट, हर्षचरित, इसमें हर्षवर्धन ऊपर था। ठीक है, उसके चरित्र पर बाण भट्ट ने लिखा है। उसके जीवन के बारे में बाण भट्ट ने इसमें वर्णन किया है। और आगे भी इसमें कई रचनाएं दी गई हैं बिल्हण के द्वारा। विक्रमांक देवचरित, आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं, 3-4। आगे आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में संगम का अर्थ होता है धार्मिक सभाएं। ठीक है, धार्मिक मीटिंग्स कह लीजिए। तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक के समय में मदुरई में 3 संगम बुलाए गए। जो पहला संगम हुआ उसमें जो लिखा गया पूरा साहित्य था वो गुम हो चुका है, वो अब हमारे पास नहीं है। दूसरे संगम का भी एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है तोलकाप्पियम। और तीसरे संगम के अनेक ग्रंथ हैं। शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीविका चिंतामणि, कुरल एतत्कोई, पदिनेन किलनक्कू। ठीक है, इस तरीके के संगम साहित्य के ग्रंथ हैं। और वास्तव में संगम साहित्य उस समय के दक्षिण भारत की लोगों के जीवन को जानने के लिए हमारा एक प्रमुख स्रोत है। ओके, तो हमने पढ़ लिया लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। अब देखते हैं विदेशियों के वृतांत। विदेशियों के वृतांत। प्राचीन काल में समय समय पर अनेक विदेशी विद्वान, यूनानी, चीनी, रोमन, तिब्बती, मुसलमान, इन्होंने भारत की यात्रा की। उन्होंने जो भी देखा, जो भी उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने वे लेख लिखे। लेकिन उनके वर्णन को हम विश्वसनीय नहीं मान सकते, क्योंकि उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातें लिख दी जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्हें रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था कि भारत में क्या क्या रीति रिवाज हैं, भाषा थी, उनसे वे अनभिज्ञ थे। तो देखते हैं पहले यूनानी स्रोत। इसमें यूनानी यात्री आते हैं स्काइलैक्स। भारत के संबंध में लिखने वाला प्रथम यूनानी लेखक था स्काइलैक्स।
उसे यूनानी शासक डेरियस ने 517 ईसा पूर्व सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था। वह एक यूनानी सैनिक था, ठीक है। उसका उन्हें केवल सिंधु घाटी के विवरण तक ही सीमित था। हेरोडोटस आते हैं, जिन्हें इतिहास का जनक पिता कहा जाता है, विश्व का प्रथम इतिहासकार माना जाता है, और हिस्टोरिका नामक उसने ग्रंथ की रचना की। फिर आते हैं एरियन, प्लूटार्क और नियार्क्स। ये सिकंदर ने जब भारत आक्रमण किया तब ये तीनों साथ आए थे। नियार्क्स जल सेनापति थे, इसलिए उन्होंने यूनान से भारत तक के जलमार्ग का वर्णन किया है। मैग्स्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 से 298 ईसा पूर्व यानी 5 साल रहा था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। यह मूल रूप से हमारे पास नहीं है, यह गुम हो चुका है, ठीक है। इसने मौर्य शासन प्रबंध और सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन किया है। अब देखते हैं अगले। आगे आते हैं डिमेक्सिए, बिंदुसार के दरबार में आए थे। इन्होंने भी मौर्य काल के लोगों के जीवन के बारे में लिखा है। टोलमी ने अपने ग्रंथ में, उसका ग्रंथ था जियोग्राफी, उसमें भारत के भूगोल का वर्णन किया, लेकिन उसने भारत का नक्शा ही गलत बनाया है, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, इसके जो लेखक है उनका नाम पता नहीं है, लेकिन वो यूनान से संबंधित थे, वैसा ऐसा उसकी रचनाओं से पता चला है। ओके, उसने भारतीय बंदरगाह और भारत का रोम के साथ व्यापार, इनका वर्णन किया है। अब देखते हैं चीनी स्त्रोत। चीनी यात्री सुमाचीन, फाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये 4 चीनी यात्रियों का वर्णन दिया गया है। तो सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। उसने प्रथम शताब्दी में इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा, ओके, और भारतवर्ष के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया। फायान वह पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ओके। 405 से 411 ईस्वी तक रहा, और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना। उसने अपना ग्रंथ लिखा फो को की। देखते हैं ह्वेनसांग, जैसे कि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन के काल में यह भारत में आया था और 630 से 644 तक भारत में रहा, और उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और इसकी रचना थी सीयू की। इत्सिंग यह तीसरा प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी में भारत आया, ओके। अब देखते हैं रोमन स्त्रोत। रोम इटली की राजधानी है, ओके, हम जानते हैं। यहाँ से अनेक यात्री आए, तो इसमें वर्णन दिया गया है सबसे फेमस प्लिनी का। उसने पुस्तक लिखी नेचुरलिस हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। इन दोनों के नाम में इसका फर्क है। नेचुरलिस इसकी भाषा है लेटिन, वो थी यूनानी भाषा में। इसमें भारत और रोम के मध्य होने वाले व्यापार के संबंध में जानकारी दी गई है। तिब्बती स्त्रोत, तिब्बत के लेखकों में नाम आता तारानाथ का। उसने अपनी पुस्तक, उसकी पुस्तक थी बौद्ध धर्म का इतिहास, ठीक है। तो नाम से ही आप समझ सकते हैं क्या जानकारी दी गई होगी। देखते हैं मुस्लिम स्त्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में मुस्लिम लेखकों के वृत्तांत भी बहुत उपयोगी हैं। तो प्रमुख दिए हैं, जैसे अल-बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ। उन्हें अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद, तारीख-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। तीनों एक ही रचना के नाम हैं। उसने तत्कालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया है, और इसके अतिरिक्त और नाम दिए गए हैं। तो इन ग्रंथों से हमें भारतीय इतिहास के संबंध में उपयोगी जानकारी मिलती है। अब आते हैं पुरातत्व संबंधी स्त्रोत। इसमें आते हैं अभिलेख। प्राचीन काल भारतीय इतिहास की बिखरी हुई कड़ियाँ जोड़ने में अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर वो किस भाषा में लिखे गए हैं, पता चलता है कि उस काल में कौन सी भाषा प्रचलित थी, उस पर किस तरह के चित्र बनाए गए हैं, इससे पता चलता है कि कौन सी कला थी। और अभिलेख मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी हैं वे देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में, ओके। और इससे हमें क्या पता चलता है? तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कला और साहित्य के विकास के बारे में पता चलता है। अब देखिए सिक्के। सिक्कों की भूमिका भी अहम रहती है भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में। और सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स।
वैदिक काल के सिक्कों को कहा जाता था निष्क, उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कृष्णाल। भारत के प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क कहा जाता था। ओके, सबसे ज़्यादा सिक्के सोने के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। तो इस पे जो चित्रकारी होती थी उससे भी कला के बारे में पता चलता था। जैसे समुद्रगुप्त के तीर चलाने वाले सिक्कों से क्या पता चलता कि वे अच्छे योद्धा थे, और जिसमें वे वीणा बजा रहे हैं इससे क्या पता चलता वे संगीतज्ञ भी थे। और उस पे शिव, विष्णु, अन्य देवी देवताओं के चित्र से पता चलता है कि उस भारतीय शासक की धार्मिक भावनाएं कैसी थी। अब आते हैं प्राचीन भवन और स्मारक। प्राचीन काल भारतीय इतिहास के निर्माण में प्राचीन भवन और स्मारकों का विशेष महत्व है। इनसे अनेक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आए जो पहले अंधकार में थे। ओके, इससे भारतीय इतिहास का रूप ही बदल गया। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा आदि खुदाइयों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पता चलता है। और जिस तरीके से खंडहर हैं इनसे विभिन्न राज्यों के बारे में पता चलता है। उस काल की स्थापत्य और मूर्तिकला के बारे में हमें आभास मिलता है। ओके, तो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आप इसे बार बार रिवाइज कीजिए, ध्यान से पढ़िए। ओके, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।